नाज़रीन, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है और पाकिस्तान की आवाम को बेपनाह टैलेंट से नवाजा है। और हमें ज़्यादा खुशी तब होती है अगर ये टैलेंट किसी फ़ीमेल के अंदर मौजूद हो और वो अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियतों की बिना पर इस मकाम तक पहुँची हो। तो आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने जा रहे हैं वो एक फ़ीमेल है। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की एडवाइज़र रह चुकी हैं, तालीम और सेहत के हवाले से काम कर चुकी हैं, यूनाइटेड नेशंस के साथ एसोसिएट रही हैं, पोलियो के खात्मे के लिए काम कर चुकी हैं, आजकल यूनिसेफ के साथ काम कर रही हैं सोशल बिहेवियरल चेंज स्पेशलिस्ट के तौर पर। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मरियम रज़ा ज़ैदी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मरियम, आपका शुक्रिया, आपने अपने मसरूफ़ वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। नहीं, बिल्कुल नहीं, थैंक यू। अच्छा जी, तो आप मुझे ये बताएं कि पहले तो आपकी ज़रा इब्तदाई ज़िंदगी की बात हो जाए कि आपका ताल्लुक़ लाहौर से है? नहीं, मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। ओहो, इस्लामाबाद के लोग लाहौर को ज़्यादा कुछ पसंद नहीं करते वैसे। जी, मैं कोशिश कर रही हूँ, पिछले 13 साल से मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं। लाहौर ये नाराज़ हो जाएंगे। मेरे हस्बैंड के साथ और मेरे बच्चों के साथ यही जंग चलती रहती है कि वो कहते हैं लाहौर इज़ द बेस्ट अम्मा। मैंने कहा बेटा नहीं, यू हैव टू लिव इन इस्लामाबाद टू नो व्हाट इज़ द बेस्ट। ओह, मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम में आपकी मेरी जंग ना हो जाए क्योंकि हम भी तो लाहौर ही है ना जी। अच्छा, वैसे वाकई लाहौर वाले जो होते हैं ना, उनको लाहौर से अच्छा आप दुनिया की किसी जगह जी बिल्कुल, वो कहते हैं कि नहीं लाहौर है। नहीं, मैंने ये एक्चुअली पूरी दुनिया में देखा है, अगर ट्रैवल भी किया है मैंने देखा है कि जो लाहौरी होते हैं ना, उनकी जो लॉयल्टी होती है ना अपने शहर के साथ, हाँ। वो कभी नहीं जाती। मेरे वालिद एक्चुअली लाहौर के हैं, बट ही गवर्नमेंट सर्वेंट, अब तो वो रिटायर्ड हैं। सो वी लिव्ड ऑल आवर लाइफ इन इस्लामाबाद। हम पैदा भी वहीं हुए, मैं और मेरा भाई, हम रहे भी सारी ज़िंदगी वहीं, स्कूलिंग। लेकिन कोई भी छुट्टी होती थी, ईद हो, बकरा ईद हो, गर्मियों की छुट्टियाँ, ओहो, हमारी गाड़ियाँ पैक होती थी और अब्बू सीधा दादी के घर। हाँ। सो लाहौरीज जो होते हैं ना, वो कभी भी लाहौर उनके अंदर से निकल नहीं पाता। हाँ, लेकिन 13 बरस गुजरने के बाद आपके अंदर से इस्लामाबाद ही निकल पाया। नहीं, मेरे ख्याल से इस्लामाबाद के बारे में भी ना बड़ी मिसकंसेप्शन है। इस्लामाबाद और लाहौर में एक बहुत बड़ा फ़र्क है कम्युनिटी का। लाहौर एक 1 करोड़ आबादी की जगह है, इस्लामाबाद एक 10 लाख आबादी की जगह है। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस की कंपैरिजन है। हाँ। दूसरा ये कि इस्लामाबाद में अगर आप देखें तो 70-80% लोग जो है ना वो सरकारी मुलाजिम होते हैं। एक लाइफस्टाइल होती है, जल्दी सोना, जल्दी उठना, दफ्तर जाना, बिजनेस कम्युनिटी बड़ी कम होती है, रूटीन होती है। उस रूटीन को लोग लाहौर में बोरिंग समझते हैं और हम इस्लामाबादी उसको प्रोडक्टिव समझते हैं। ओहो, किस तरह से समझाया जा रहा है प्रोडक्टिव समझते हैं। लाहौरी हमारे प्रोडक्टिव नहीं है। खैर जी, चले हम इस बहस में नहीं पड़ते। अच्छा मरियम, बचपन कैसा गुजरा? शरारती बच्ची थी, पढ़ाई में कैसी थी? बचपन बहुत अच्छा गुजरा। इस्लामाबाद की एक और प्लस पॉइंट, आपका बचपन जो है ना वो सड़कों पे गुजरता है, क्योंकि सिक्योरिटी वाइज, ट्रैफिक वाइज इतनी गाड़ियाँ नहीं होती थी उस ज़माने में। और मैं ज़रा थोड़े पुराने वक्त की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं इतनी यंग हूँ नहीं, तो लग बिल्कुल नहीं रहा है। माशाल्लाह। तो मैं और मेरा भाई, हम लोग तो बिल्कुल स्ट्रीट्स पे पले बड़े, रोलर ब्लेडिंग करना, स्केटिंग करना, साइकिलिंग करना, फुटबॉल खेलना। थोड़ी टॉमबॉयज थी मैं, लड़कियों की तरह गुड़ियों शुड़ियों से खेलने का ज़्यादा शौक नहीं था। ऊपर से भाई और भाई के दोस्तों के साथ बड़ी हुई, तो वो भी एक बड़ा इम्पैक्ट था कि ज़रा रफ एंड टफ होना है लड़कों की तरह। बिल्कुल। और अम्मी अबू मेरे दोनों वर्किंग थे। मेरी वालजा जो हैं वो न्यूक्लियर मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, शी इज़ अ कैंसर स्पेशलिस्ट, सो शी यूज्ड टू गो टू द हॉस्पिटल। वालिद मेरे गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, ही इज़ अ न्यूक्लियर इंजीनियर, वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लिए काम करते थे। तो हर कोई अपनी फील्ड में स्पेशलाइज किए बैठा है हर ना? कोई। तो हमारे लिए हमारे घर का माहौल वाज वेरी वर्किंग एंड स्टूडियस और लेकिन फन। हम लोगों ने बड़ा फन किया हुआ है, मैंने और मेरे भाई ने बचपन में। अच्छा, तो लेकिन कभी, क्योंकि आप एक लौती बेटी थी ना और भाई भी अकेले थे, तो कभी मिस नहीं किया कि जैसे लड़कियां होती कि अगर मेरी कोई बहन होती तो मैं अपनी बहन के साथ ये चीज़ शेयर करती है? वो होता है बहुत ज़्यादा, कमी तो रहती है। नहीं, बहुत ज़्यादा। और अब मैं अपनी बेटी के लिए भी ये सोचती हूँ, मेरी बेटी एक ही है और मैं सोचती हूँ कि उसको भी और उसका बड़ा भाई है, तो मैं जब उन दोनों को देखती हूँ और मैं कहती हूँ फला, आप लोगों की स्टोरी रिपीट हो रही है। will go through what I went through। आप बड़ा मिस करते हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओवर द इयर्स मेरी दोस्त बड़ी अच्छी थी। I got such nice friends। मेरी सहेलियाँ इतनी
क्लोज थी, फैमिलीज भी उनकी क्लोज थी, कि उस तरह ना कभी आपको कमी महसूस नहीं होती कि आपकी बहन नहीं है। अगर आपके कुछ अच्छे दोस्त बन जाए ना जिंदगी में, ये तो है, तो वो फैमिली से भी बढ़ के होते हैं। सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है, मैं समझती हूँ, सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। अच्छा, तो अब जो है वो तो हम अभी जाके आगे बात करेंगे, आप जो माशाल्लाह जिस मकाम पे हैं, लेकिन बचपन में आपने खुद से क्या प्लानिंग की थी, क्या बनना चाहती थी, क्या इंस्पिरेशन थी? इनिशियली मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मैं अपनी अम्मी का अम्मा वाइट को कोट देख के, देखती थी और मैं कहती थी कि मैंने डॉक्टर बनना है। अम्मी मेरी कुछ ज़्यादा प्रो डॉक्टर नहीं थी, वो कहती हैं नहीं नहीं बेटे, सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, पढ़ 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 और सोशल लाइफ एंड ऑल। फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, ऑब्वियसली मेरे इंटरेस्ट चेंज हुए, मेरा स्टडी का बिल्कुल ही पाथ बदल गया। मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी में अपना मास्टर्स किया हुआ है। सो दैट इज़ व्हेन आई गॉट very inclined towards the political side. तो एक ज़माना ये भी आया था कि मेरे अब्बू कहते थे कि तुम प्राइम मिनिस्टर बनोगी। और मुझे याद है कि मेरा बड़ा दिमाग हो गया था कि बस मैंने तो अब आई हैव टू गेट इनटू पॉलिटिक्स, और बस मैं तो प्राइम मिनिस्टर ही बनूंगी ना, इससे कम तो मैंने बनना नहीं है। फिर मेरी कॉलेज लाइफ में और यूनिवर्सिटी लाइफ में आई गॉट टू ट्रैवल अ लॉट बिकॉज ऑफ माई स्टडीज़, बिकॉज ऑफ माई थीसिस पेपर ऑल्सो। तो मुझे याद है मैं अमेरिका गई थी, तो कैपिटल हिल में एक सेनेटर थे, सेनेटर ब्रायन, वो मैसाचुसेट्स के सेनेटर थे। एंड आफ्टर माई मीटिंग विद हिम, उन्होंने मुझे एक प्लैक कार्ड दिया था जो मेरे अब्बू के घर में ना अभी भी बेसमेंट में लगा हुआ है, जिसमें लिखा था कि मरियम, आई विल सी यू व्हेन यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो एक ज़माने तक मैं बस प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती थी। अमरीकियों की हिमायत नाजरीन इनको शुरू से और ये बहुत जरूरी होती है। बैकिंग थी मेरी। भाई देखिए, अभी मतलब जो बता रही है, और पाकिस्तान में नहीं ऐसे कहना चाहिए, लेकिन क्या करें, हमारी ज़बान भी नहीं तो रुकती है ना। हम जिस तरह के लोगों को देख रहे होते हैं ना, गवर्नर की सीट पे, सीएम की सीट पे, और ये वो, फिर बंदा कहता है यार अगर ये बन सकते तो हम भी बन ही सकते हैं। बिल्कुल, है ना, हौसला बढ़ जाता है ना, मोटिवेशन आ जाती है बहुत ज़्यादा, और बल्कि हम ज़्यादा अच्छे बन सकते हैं। शायद सीरियस होकर पाकिस्तान के लिए काम करें। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, फिर आपने मतलब सियासत में आने का एक तरफ तो शौक था, वो तकरीबन पूरा भी हो गया, वो इस सेंस में कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक़ वज़ीर आज़म, आपने उनके साथ काम किया, एडवाइज़र के तौर पे काम किया? जी, एक्चुअली मैं एक यूथ एडवाइज़र थी। मैं पाकिस्तान की पहली जो यूथ पार्लियामेंट पिलडाट ने लॉन्च की थी 2007 में, मैं उसकी मेंबर थी और मैं उसकी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थी। और आई थिंक दैट एक्सपीरियंस वाज अ लाइफ ऑल्टरिंग एक्सपीरियंस, इट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। कूडोज टू पिलडाट एंड अहमद बिलाल महबूब साहब, वो उन्होंने जिस तरह उस प्रोग्राम को आज तक ज़िंदा भी रखा हुआ है। मेरी जो बिल्कुल अर्ली एजुकेशन इनटू पॉलिटिक्स वाज बिकॉज ऑफ दैट। मैंने अपना मास्टर्स ख़त्म किया था, वो एक मुझे नर्चरिंग ग्राउंड मिला। वहीं से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, क्योंकि हमारी इंटरेक्शन होती थी लोअर हाउस के साथ भी, पीएम हाउस के साथ भी हमारी मुलाकात वगैरह होती थी, हम लोग बिल्स पे काम किया करते थे। वी हैड सम अमेजिंग पीपल वर्किंग विद अस। खुरम दस्तगीर होते थे, जो गज़ई साहब होते थे, एंड इतने ज़्यादा हमारी इन्वॉल्वमेंट हो गई थी कि जब वो ख़त्म हुआ तो फिर पीएम हाउस से एक आई थी कि अगर हमें यूथ बिल्डिंग और इमेज बिल्डिंग के ऊपर कोई बच्चा मिल सके तो मुझे पिलडाट ने नॉमिनेट किया था, एंड देन दैट्स हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग विद पीएम साहब। ज़बरदस्त। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कैसा पाया? बहुत नफीस आदमी, बहुत नफीस। और एज प्राइम मिनिस्टर? एज प्राइम मिनिस्टर वेरी, ही वाज अ वर्कaholic. A lot of people don't know that about him. हाँ, हमारी खबरों में ना अनफॉर्चुनेटली, एंड नॉट बिकॉज मेरी कोई पीपल्स पार्टी से एफिलिएशन है या मेरी किसी पार्टी बिल्कुल, आप जनरली मैं एज अ वर्कर, जो आपने देखा, वर्कर ऑफ द ऑफिस, जो आपने देखा वो बताएंगे कि एक तो इंसान वो बड़े नफीस हैं, बहुत आराम से बोलते हैं, बहुत धीमा बोलते बड़े हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं उनको बहुत देख के। पॉजिटिव इंसान है। दूसरा ये कि काम बहुत करते हैं। A lot of people don't know that about him because वो वाइब जरा उस तरह की देते हैं ना कि वो अच्छा मखदूम है तो शायद गद्दी नशीन है तो और बड़े शायद वो उस privileged तरह से हैं। शो नहीं करते। हाँ। कुछ लोग काम कम करते हैं, शोर ज्यादा मचाते हैं, तो वो पता लगता है Exactly. कि काम बहुत हो रहा तो है। मैंने तो उनके साथ 2 साल काम किया और इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई मीन इट वॉज लर्निंग। दूसरा उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो बड़े डाउन टू अर्थ आदमी हैं। वो आपके साथ बिल्कुल इस तरह बैठते हैं, आपसे इस तरह बात करते हैं, और आप जितने छोटे होते हैं ना उतनी ज़्यादा आपकी कदर करते हैं।
ही विल टीच यू लाइक एक एक करके, अच्छा नहीं मरियम इस टर्मिनोलॉजी को यूँ नहीं बोलते, ये लीगली इसका ये मतलब होता है, पेपर इसको इस तरह करके लिखो, इसका ये है, अच्छा जब यूँ होना है तो कैबिनेट मीटिंग के मिनट्स इस तरह जाने हैं। मतलब फॉर अ प्राइम मिनिस्टर टू एक्चुअली टेक आउट टाइम ना, कौन टाइम निकालते हैं, कौन सा महत्व बताते हैं, समझाते हैं। बिल्कुल। और मुझे याद है कि वो एक दफ़ा मुझे और मेरा एक और कॉलीग होते थे डॉक्टर उमेर, वो उस वक्त डेंटिस्ट्री कर रहे थे, हम दोनों यूथ पार्लियामेंट के थे, वी वर दी ओनली वंस, और आज तक ये कभी नहीं हुआ कि हमें कैबिनेट मीटिंग के सेशन में बिठाया गया था। एंड वी वर ऑल्सो टोल्ड टू स्पीक कि अच्छा अब कैबिनेट मीटिंग खत्म हुई है, अब तुम बताओ इसके अंदर क्या चीज़ थी। जबरदस्त। In front of all the governors, in front of the chief ministers, in front of the cabinet ministers, and that kind of exposure and हौसला अफजाई जो वो करते थे, मुझे बाकी प्राइम मिनिस्टर्स का नहीं पता, मैंने नहीं काम किया, लेकिन वो he is a very good teacher। ज़बरदस्त जी, ये तो गिलानी साहब की बात होगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि पोलियो के खात्मे के लिए आपने काम किया, अक़वाम मुत्तहिदा के साथ आप एसोसिएट रही, कैसा एक्सपीरियंस था, ये चांस कैसे मिला आपको? अगेन आई थिंक बिकॉज मैंने IR मेरी बैकग्राउंड था इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड यू नो आई स्टार्टेड इमीडिएटली वर्किंग, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी अमेरिकन रेफ्यूजी कमेटी, रेफ्यूजी लॉ मेरा मेजर था। ओके। उसके फ़ौरन बाद ना 2007 के फ्लड्स हो गए थे, पता नहीं आपको याद हो या नहीं। 2007 में बड़े मैसिव फ्लड्स आए थे, एंड दैट इज़ व्हेन एक बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव चली थी फॉर प्रोग्राम ऑफिसर्स इन पाकिस्तान, एंड दैट्स व्हेन यूनिसेफ में मुझे चांस मिला। मेरे एक मेंटोर हैं और एक बहुत ही अमेजिंग इंसान हैं, मजहर निसार शेख, आप शायद उनको टीवी से जानती हैं, वो 6 o'clock इंग्लिश बुलेटिन भी पढ़ते हैं। याद आ गया, PTV वाले। Mazhar is actually a very senior communication specialist in the Ministry of Health for many years. अभी वो director NIH भी हैं आजकल। Okay. He was actually the one who brought me to the health side, to the communication side. उनको ये नज़र आया कि मरियम तुम में ये है, you know, field work करना, लोगों के साथ करना। I was always a people's person. दूसरा ये मुझे ना फील्ड में जाके लोगों के साथ, गरीब तबके के साथ काम करने का हमेशा से बहुत था, और पोलियो का एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें लिटरली आप डोर टू डोर जाते हैं, और बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया, एंड ही वाज द वन हु देन इंट्रोड्यूस्ड मी टू द यूनाइटेड नेशंस एंड द यूनिसेफ सेटअप, एंड दैट्स हाउ 2009 में फिर मैंने यूनिसेफ पाकिस्तान ज्वाइन किया। अच्छा, लेकिन मरियम आपने जैसे कहा ना कि डोर टू डोर जाके कैंपेन करने, लोगों से बात करना होता है, अच्छा जो हमारा निचला तबका है उनको तो समझाना ही, उनमें तो अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत मुश्किल काम है, ये कैसे करती थी? मेरे ख्याल से आपने ना ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये किया है। लोग समझते हैं कि पोलियो प्रोग्राम जो है ना वो सिर्फ कतरे पिलाना है। कतरा पिलाने जो होता है ना वो सबसे लास्ट पार्ट होता है, बिल्कुल सबसे फर्स्ट पार्ट होता है। और मैं इसलिए भी ये कह सकती हूँ क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, मेरे बच्चे खैर अब तो बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन जब वो भी छोटे होते थे उनकी हर वैक्सीनेशन पे मैं खुद जाती थी, और डॉक्टर से मेरे पास 100-2000 सवालात होते थे। मैं यूनिसेफ में जब काम करती थी इसलिए इन्फॉर्मेशन मेरे पास ज़्यादा होती थी, लेकिन मैं फिर भी सवाल करती थी। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा लोअर तबका है ना, उनके पास डॉक्टर तक की रसाई नहीं है। बिल्कुल। तो जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है ना वो उनके साथ होती ही नहीं है। अब एक बंदा आपके दरवाजे पे आके टिंग टोंग घंटी दे रहा है और कह रहा है मैं तुम्हारे बच्चे को एक टीका लगाने लगा हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे को एक कतरे पिलाने लगा हूँ, वो क्यों पिलाएगा? वो क्यों पिलाएगा? बिल्कुल। और ये चीज़ समझने में बड़ा टाइम लग गया कि देखें आप किसी की प्राइवेट स्पेस, वो अमीर है गरीब है, बच्चा सबका बच्चा होता है, बच्चा आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आप उसके एक प्राइवेट स्पेस में इन्वेड करके उसके बच्चे को ज़बरदस्ती पकड़ के उसके मुंह में 2 कतरे डाल रहे हो। उसको क्या पता ये क्या है? जहर है, बिल्कुल, दवाई है, पानी है जहालत वैसे यहाँ पे बहुत है। पाकिस्तान का जो प्रोग्राम था, और ये वर्ल्ड, अब तो पूरी दुनिया में यूनिसेफ का जो पाकिस्तान प्रोग्राम है फॉर पोलियो is regarded as a child star program. It is the world's best program for polio. और ये मैं आपसे एग्जैजरेट नहीं कर रही। नहीं और आप, क्योंकि मैं अब हेडक्वार्टर के साथ काम करती हूँ जिनीवा, और मेरा अब पाकिस्तान अब मैं नहीं देखती, अब मैं मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका देखती हूँ, लेकिन वहाँ भी जो जब हम जाते हैं तो जो कोर एग्जांपल्स उनकी टेक्स्ट में मिलता है वो पाकिस्तान प्रोग्राम का मिलता है। अच्छा, लोगों को किस तरह से कन्विंस करते थे? अच्छा, इसके लिए क्या स्ट्रेटजीज थी? बड़ी इंटेंसिव ट्रेनिंग्स होती थी हम लोगों की। लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम, अगेन पाकिस्तान का एक बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम। दुनिया में इंडिया और पाकिस्तान के अलावा ये इतना सक्सेसफुल सिर्फ अब अफ्रीका में है।
डोर टू डोर। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है प्राइमरीली गुर्बत और प्राइमरीली ना अवेलेबिलिटी होना हॉस्पिटल्स की, बीएचयू की और हेल्थ फैसिलिटीज़ की, क्योंकि पाकिस्तान में पता नहीं, आपको पता है नहीं, टर्शरी केयर का एक अस्पताल का बिस्तर 7,000 बंदों के लिए। तो अब अगर एक बच्चा जो कि विहाड़ी के गांव में रह रहा है, उसके लिए उसका बेसिक हेल्थ यूनिट भी कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर है। अब एक बच्चा जिसको बुखार है, वो 3-4 किलोमीटर कैसे पैदल चल के जाएगा? इसलिए हमारा लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम शुरू हुआ कि हम जाया करते थे। सो इट वाज अ पुल प्रोग्राम रादर देन अ पुश प्रोग्राम, कि ठीक है तुम दवाई तक नहीं पहुंच सकते, हम दवाई तुम्हें पहुंचाते हैं, तुम्हारे तक आ और ये जो लेडी हेल्थ वर्कर्स होती हैं या फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं, उसके अलावा पोलियो के अपने वर्कर्स होते हैं, उनको फिर हम लोग ऑल ओवर पाकिस्तान ट्रेनिंग्स दिया करते थे। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स देंगे आ करते थे, हमारे ट्रेनर्स बाहर से आया करते थे उस वक्त, फिर वो हमें ट्रेन करते थे, हम टीम्स को ट्रेन करते थे। टीम्स आगे नीचे ज़िलाओं में जाके, तहसीलों में जाके, यूनियन काउंसिल लेवल तक जाके ट्रेनिंग्स करते थे। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो बेसिक नॉलेज थी वैक्सीन के मुतालिक, बच्चे के मुतालिक, माँ और बच्चे के मुतालिक, सेहत के मुतालिक, वो आहिस्ता आहिस्ता उन तक पहुँचना शुरू हो गई, जो हमें मिलती है हमारे डॉक्टर्स से, और उनको नहीं मिलती क्योंकि उनका डॉक्टर ही नहीं है। तो ये इस तरह एक बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम फिर इवेंचुअली बन गया। अच्छा मरियम, इस बात का भी ज़रा जवाब दीजिएगा देखने वालों के लिए। ये तो सक्सेसफुल प्रोग्राम बन गया, लेकिन आपने जैसे लेडी हेल्थ वर्कर्स की बात की, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इस किस्म के वाक़यात हुए हैं कि सबसे पहले तो आप उन लोगों को कैसे यकीन दिलाते थे कि भाई आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, आप सेफ हैं, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है? यहाँ पे लोगों को जिनके घर जाके कतरे पिलाने, वो तो एक अलग इशू है ना, पहले तो उन बेचारियों की सिक्योरिटी भी मसला है। भाई साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्योंकि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उन ममालिक में से है जहाँ पोलियो वर्कर्स के ऊपर ना सिर्फ घरों से बदतमीज़ी बल्कि गोलियाँ चली हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट, शहीद हुए हैं। और देखें, पाकिस्तान में जनरली भी औरतों की सिक्योरिटी के ऊपर वैसे ही बड़ी बात होती है, और फिर औरतें जब घर घर जाएं, पता नहीं किस तरह के लोग सामने से निकलें, किस मिजाज के लोग सामने से निकलें। हमारे लिए बहुत आसान होता था शुरू में, जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ इन द 90s। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ये प्रोग्राम शुरू किया था उस ज़माने में। इट वाज वन ऑफ इट्स काइंड। एक्चुअली उनकी ही जो बेटी हैं आसिफा, शी वाज द फर्स्ट चाइल्ड टू गेट द पोलियो के कतरे। हाँ, ये मैंने देखा। तो उस वक्त से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा काम हुआ है इस चीज़ के ऊपर कि हमने कन्विंस कैसे करना है। बिल्कुल। कन्विंसन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आप किसी को ये चीज़ का एहसास दिलाएं कि जो तुम काम करने जा रहे हो ना, उससे किसी की जान बच सकती है। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है, क्योंकि फ़ायज़ा, मैं आपको बताऊं, इनको पैसे बड़े कम मिलते हैं। मैं वही कह रही थी, पर ये पिसा हुआ तबका, ये भी मजबूर है तो ये काम कर रहे हैं ना। एक तो नहीं, इनके पास ऑप्शंस हैं। आई थिंक द मोटिवेशन ऑफ वर्किंग इन अ प्रोग्राम, एक तो एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज प्रोग्राम, ठीक है, इनको they are recognized by the UN, they are employees of the UNICEF, उनको remunerations भी वहीं से आती हैं। लेकिन द फैक्ट कि हमारी ट्रेनिंग, अगर आप कभी आपको मौका मिले, आप ये ट्रेनिंग अटेंड ज़रूर करिएगा, बड़ी मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं। इन लोगों के अंदर ये बड़ा जज्बा होता है कि ठीक है, डांटे खा खा के भी जब ये हर महीने आ जाते हैं, हमें भी होता था यार, इतनी बेइज्जती के बाद भी आ जाते हो, लेकिन उनको सिर्फ ये होता है, मैडम हम अपना काम कर रहे हैं, और सुनिए आप मेरे से नाराज़ हो जाएं, आप बस बच्चे को ना ये वैक्सीन लगा दें, ये बच्चा बच जाए, क्योंकि ये बच्चा अपाहिज हो जाएगा, बच्चा मर जाएगा। और ये जो एक चीज़ है ना, जो मैंने और बताऊँ, ये पाकिस्तानियों में बड़ी, आप ये दुनिया में नहीं देखते हैं, पाकिस्तानी बड़े इमोशनल है, बहुत है, हम बड़े इमोशनल हो जाते हैं। दूसरा ये हमारा वो इस्लामिक वो जो एंगल है ना, कि एक शख्स को बचाने से पूरी इंसानियत को बचाने का सवाब है, और यू नो इसका अजर इतना ज़्यादा है, एक वो भी बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है कि यार ये हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, इंसानियत के लिए कर रहे हैं, हम एक बच्चे को बताएंगे तो हमें अजर मिलेगा इस चीज़ का। तो बड़े मिक्स्ड और बड़े डिफरेंट मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं, जिनको हमने मद्देनज़र रखा होता है, लेकिन हमें इनकी सिक्योरिटी का भी बड़ा ख्याल करना होता है। अब जो है, इन लड़कियों को हम अकेले नहीं जाने देते, ये टीम्स में होती हैं, हमेशा इनके साथ कोई लड़का होता है। जो हमारे डिफ़िकल्ट और हार्ड टू रीच एरियाज़ हैं, स्पेशली अगर आप ट्राइबल एरियाज़ में चले जाएं या बलूचिस्तान एरिया में चले जाएं, अब इनके साथ हम एक पुलिस वाला तैनात करते हैं,
who is properly in a uniform, ताकि लोगों को ये पता चले कि भाई ये एक सरकारी, इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि लोगों को ये एक सुकून भी मिलता है कि अच्छा ये एक सरकारी इदारे से आ रहे हैं, कोई रैंडम नहीं आ रहे। दूसरा ये कि उनको ये पता चलता है अच्छा इनके आगे पीछे कोई है। तो अब हम लोगों ने सिक्योरिटी का बड़ा ख्याल रखना शुरू कर दिया है, और इन लड़कियों को भी ये होता है कि अच्छा चलो हमारे साथ कोई है। और मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं भाई लड़कियों से ही आप लोग क्यों ये काम करवाते हैं, लड़कों से क्यों नहीं करवाते हैं इतनी मुश्किल जगहों पे। तो मैं उनको ये घर में बच्चे माओ के साथ होते हैं भाई। ये लोगों को नहीं समझ आती कि हमारा मुआशरा जो है ना वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद नहीं मेल जाएगा तो दरवाजा तो वैसे खुलेगा नहीं ना। कैसे आपका दरवाजा आप पर्दे का इशू बहुत ज्यादा है। फिर आपकी वही वाली चीज के कल्चरली नामहरम का घर के अंदर आना वो एक बड़ा इशू है। फिर जो आपके ट्राइबल एरियाज हैं, बलूचिस्तान के हो गए, आपके केपीके के हो गए, सवाल ही नहीं पैदा, उधर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरा ऑल्सो एक्सेप्टेंस। हाँ, जो औरतें होती हैं क्योंकि वो खुद भी फीमेल्स होती हैं, खुद भी माएँ होती हैं, बहुत दफा उनकी जो बात का वजन होता है ना वो कभी भी एक मर्द की बात का वजन नहीं हो सकता, वो कर ही नहीं सकता, वो कर ही नहीं सकते। तो ये भी एक बड़ी रीज़न होती है कि हम लोग हमेशा लड़कियां ही रखना प्रेफर करते। ज़बरदस्त। नाज़रीन, मरियम से पोलियो के और उनकी जो कैंपेन्स हैं उसके हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का। उनसे हम पोलियो के हवाले से बात कर रहे थे। अच्छा मरियम, ज़रा वैसे ही लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बताते चलें कि ये जो हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स काम करती हैं इनको पे भी अच्छा किया जाता है जितनी, क्योंकि ये लोग मेहनत से काम कर रहे होते हैं, ना सर्दी देखती हैं ना गर्मी देखती हैं। ऑफिशियली तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि एक ज़माना होता था कि दे वर नॉट वेरी वेल पेड, लेकिन पाकिस्तान में एक तो मेरे ख़्याल से गुर्बत भी इतनी है, मजबूरी भी इतनी है, काम इतना ज़्यादा होता नहीं है कि लोगों को जो जहाँ से मिलता है वो उसको लेते हैं। लेकिन अब माशाल्लाह मतलब इतना ज़रूर एंड यू नो यूनिसेफ भी गवर्नमेंट के साथ काम करके इतनी स्टाइपेंड्स इनके देती हैं कि दैट इज़ रिस्पेक्टेबल। और क्योंकि जो कैंपेन है वो 5 डेज़ की कैंपेन होती है, कभी कभार 2 दिन कैचअप के भी हो जाते हैं, तो वो पूरा हफ्ता मिला के इट्स अ सब्सटैंशियल अमाउंट कि एटलीस्ट लेकिन आपकी वो वाली बात है कि इतनी गर्मी में 45 डिग्री होगी तब भी आएंगी, अगर सर्दियों में -2 होगा तब भी आएंगी। ये जज्बा जो है और ये इसका सिला मेरे ख्याल से कोई पैसा नहीं दे सकता, इसका सिला सिर्फ ऊपर वाला दे सकता है। और ये बच्चियां इतनी मेहनती होती हैं क्योंकि ना इनका काम सिर्फ घंटी बजाना नहीं होता, इनका काम सिर्फ कतरे पिलाना नहीं होता, ये हर कतरे पिलाने के बाद एक पूरा फॉर्म फिल करती हैं। उसके अंदर बच्चा, उसकी एज, उसका घर का नंबर, उसके माँ बाप का नाम, इट इज अ लॉट ऑफ वर्क। फिर जी वॉल चॉकिंग करना, गेट के ऊपर लिखना यहाँ थे नहीं थे। अच्छा जो घर मिस हो जाता है या बच्चा, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जी मेरा बच्चा तो स्कूल गया हुआ है, वो फिर 3 बजे के बाद वापस पलट के आएंगी, बेशक वो 2 किलोमीटर दूर हो, क्योंकि उनके कैचअप में ये आना है कि घर नहीं मिस होना, क्योंकि इनके पास ना पूरी एक माइक्रो प्लानिंग की शीट होती है। दिन के इनके तकरीबन 100 से 150 घर होते हैं। अच्छा मरियम, ये क्योंकि मैंने अपने सामने देखा, मेरे नेबर्स में एक फैमिली है, वो लोग कभी भी, उनके घर में बच्चे भी हैं, लेकिन वो लोग कभी किसी के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, जो मर्जी आए आपके घर पे, जितनी मर्जी बैल। इस तरह के जो बच्चे रह जाते हैं, फैमिलीज रह जाती हैं, क्या मतलब वो जाके किसी सेंटर में अपने बच्चे को वैक्सीनेशन वगैरह करवाते हैं, या आपकी जो टीम होती है वही रिस्पॉन्सिबल होती है कि उन्होंने किसी ना किसी तरह से? अच्छा फ़ायज़ा, ये ना क्योंकि आई एम श्योर आप लाहौर में ही रहती हैं, ये जो थोड़ी एफ्लुएंट जगहs है ना लाहौर की, जहाँ थोड़े आप समझ लें कि अबव एवरेज लोग रहते हैं या इलीट या थोड़े से वेल टू डू, इन इलाकों में ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो कतरे मेरा डोर स्टेप पे मिला वो सही नहीं है, और जो मेरा पीडियाट्रिशियन मुझे 5000 रुपए दे के पिला रहा है वो सही है। हालांकि मजे की बात ये है कि जब मैं ट्रेनिंग देती थी ना, तो मैं उन बच्चियों से कहती थी कि तुम ना उनसे कहा करो इस वाइल की पिक्चर लें, और फिर ना जो आपका डॉक्टर वाइल पिलाता है उसको जाके देखें। इट्स द सेम वाइल, क्योंकि यूनिसेफ देता है वाइल। पाकिस्तान में जो पोलियो की दवाई है वो सिर्फ एक सोर्स से आती है, और वो यूनिसेफ, और कोई मैन्युफैक्चर नहीं करता और कोई सप्लाई नहीं करता। ये वो नहीं है कि जी पैरासीटामोल और फिर पैनाडोल और फिर आइबुप्रोफेन और टाइलेनॉल, ये एक ही चीज़ के 5 इस तरह नहीं निकल सकते, वो एक ही वाइल है और वो एक ही रहती है। ज़बरदस्त। लेकिन अगेन
पढ़ाई के साथ साथ ना पाकिस्तानी लोगों में वो कहते हैं ना, लिटरेट होने और एजुकेटेड होने में फ़र्क होता है उनको। लेकिन नहीं, इन बच्चियों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई घर आपको नो कर रहा है, एक रिफ्यूज़ल हाउस है, तो यूजुअली होता है कि हमारा कोई सीनियर टीम का बंदा जाता है और रीज़न पूछता है। अगर तो वो कहे मेरे बच्चे ने कतरे पी लिए, फिर हम सेटिस्फाइड होते हैं और हम उनसे कहते हैं आप अपना वैक्सीनेशन कार्ड दिखा दें, क्योंकि आपका वैक्सीन हर बच्चे का ना वैक्सीनेशन कार्ड होता है ना, जो हम मेंटेन कर रहे होते हैं कि अब इसकी ये वाली वैक्सीनेशन है और ये वाली, उसके ऊपर आप जो आपका प्राइवेट पीडियाट्रिशियन भी है वो भी लिखेगा, प्राइवेट चिल्ड्रंस डॉक्टर। तो वो हम उनसे कहते हैं कि ठीक है आपकी हम बात मान रहे हैं, आप हमें सिर्फ वो दिखा दें। अगर वो दिखा देते हैं तो ये बच्चे इंदराज करते हैं सही कि एज लॉन्ग एज ये बच्चा भाई हमसे नहीं पीना, किसी से तो पी लो, ठीक, बिल्कुल किसी से भी अपने बच्चे की सेहत के बिल्कुल, लिए ये जरूरी बच्चे जो हैं ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा मरियम, ये भी बताएं, क्योंकि आप तो माशाल्लाह से यूनिसेफ के साथ काम कर रही हैं, तो लिहाजा आपके सामने तो दुनिया के जितने भी ममालिक हैं और जितने भी ममालिक में ये वायरस है आप सबको जानती हैं। पाकिस्तान में वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये रेशियो अब कम हो गया, बहुत कम केसेस हैं, ठीक, लेकिन पाकिस्तान के अलावा, अफगानिस्तान के अलावा आप कितने ममालिक में ये है अभी तक? फायजा, जो वाइल्ड पोलियो वायरस है ना, जो कि जिसको आप कहते हैं जो एक्चुअल सर्कुलेटिंग वायरस जिसको कहते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही रह गया। मैं चाहूंगी कि जो आप ऑफ द रिकॉर्ड इसकी डेफिनेशन देनी थी वो भी जरा बता दें। वो मैं आपको जरूर बताती हूँ। देखिए, दो तरह के वायरसेस होते हैं। एक वो होते हैं जो कि एक नेचुरली ग्रोन वायरस होता है, जो कि फिजा के अंदर होता है, हवा में होता है। वो पूरी दुनिया में एक्सटिंक्ट हो चुका है पोलियो का, एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और उसकी भी प्राइमरीली वजह यही थी कि 10 साल तक अफगानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के कुछ ट्राइबल एरियाज़ के अंदर वॉर थी। बहुत ज़्यादा 10-10 साल तकरीबन वैक्सीनेशंस नहीं हुई हैं, कैंपेन्स नहीं हुई हैं बच्चों को, एंड नॉट जस्ट पोलियो। अच्छा, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर डिजीजेज ऑल्सो जो कि आपको देखने को मिलेंगी कि उन बच्चों ने स्ट्रगल की है बहुत अरसे के लिए। तो वो सर्कुलेटिंग वायरस जो है, और क्योंकि हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ बड़ा पोरस है, लोग आते जाते बहुत जाते हैं, तो पाकिस्तान में आप जितनी भी कैंपेन्स कर लें, लेकिन जब भी कोई ना कोई अफगानी आते हैं या वो ट्रैवल करते हैं, फिर वो जी पेशावर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से कराची, तो वो जो पूरी आपका एक पाथवे होता है, वो आपको नहीं पता कंटामिनेशन कहाँ कहाँ हो रही है। लेकिन जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है एक वैक्सीन डिराइव्ड वायरस। जिस तरह मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ओ हमने तो पढ़ा कि अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ के अंदर पोलियो इज़ बैक, या हमने पढ़ा मिडल ईस्ट की कुछ कंट्रीज़ के अंदर आप लोग दोबारा वैक्सीनेशन कैंपेन्स कर रहे हैं। यूरोप के अंदर, यूक्रेन के अंदर अभी वॉर हुई है तो धड़ाधड़ पोलियो की कैंपेन्स हुई हैं। अच्छा, वो प्राइमरीली वो वाला वायरस होता है जो कि आपकी वैक्सीन के अंदर एक लाइव वायरस होता है, जो कि हर दवाई में होता है। हर दवाई का जो एंटीडोट होता है ना, वो एक्चुअली उसी वायरस से बनता है। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको समझाया था कि जो जब सांप काटता है तो उसका स्नेक का जो वेनम है, वो एंटी वेनम जो है वो स्नेक के वेनम से ही बनता है। तो अब ये होता है कि कोई जगह है जहाँ 20-30 साल से बच्चे ने पोलियो के कतरे ही नहीं पिया। अब जैसे अमेरिका है, अगर वहाँ उन्होंने कहा जी ये तो एक्सटिंक्ट हो चुकी है दवाई, ये तो बीमारी है ही नहीं, तो उन्होंने 20-30 साल से कैंपेन ही नहीं की है। अब फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा शख्स वहाँ जाके सेटल हो जाता है जो कि हमारे जैसे मुल्कों से आ रहा है, या थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आ रहा है, या इंडिया से आ रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरा अफ्रीका है, साउथ ईस्ट एशिया है। उनके बच्चों ने बचपन से अब ये पोलियो के कतरे पिए हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर एक लाइव वायरस है। जब वो लाइव वायरस कहीं और चला जाता है और ट्रांसफ़र होता है, और क्योंकि पोलियो जो है वो सिर्फ फीकल मैटर, यानी जो आप खरूज करते हैं, स्टूल पास करते हैं, उससे होता है, तो वो लाइव वायरस उनकी भी एनवायरनमेंट में आ जाता है। और अगर उनके बच्चे ने नहीं पी हुई दवाई, तो मोस्ट लाइकली है कि उनके बच्चे को पोलियो हो सकता है। तो अब ये अवेयरनेस लोगों को आना शुरू हो गई कि ओ हमने तो सोचा ही नहीं था कि हमने, इसीलिए हम कहते हैं, देखिए पोलियो जो है ना, आप लोग कहते हैं आप इतने अरसे से कैंपेन किए जा रहे हैं, अब तो है ही नहीं, हमारे तो शहर में ही नहीं है, हमारे शहर में तो कोई केस ही नहीं निकला पिछले 20 साल से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, लोग इतना ट्रैवल करते हैं, इतना पोरस सोसाइटी हो गई है, आपके एयरपोर्ट्स हैं, आप लोग जाते हैं, आप लोग हज पे जाते हैं, 1000 लोगों से, लाखों लोगों से मिलते हैं, आप ज़ियारत पे जाते हैं, लाखों लोगों से मिलते हैं, आप लोग अपनी वेकेशंस करने कभी यूके जा रहे होते हैं, कभी अमेरिका जा रहे होते हैं, कभी कनाडा जा रहे होते हैं, आप एयरपोर्ट्स पे लोगों से मिलते हैं, आपको नहीं पता आपको कहाँ से कब क्या वायरस लग जाए। बिल्कुल ऐसा। तो इसलिए अपनी हिफाजत और अपने बच्चों की हिफाजत बहुत जरूरी है जब तक वो 5 साल के नहीं होते। इट डज नॉट मैटर आप अमेरिका में रह रहे हैं, इट डज नॉट मैटर आप इथोपिया में रह रहे हैं।
अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि अगर इधर पाकिस्तान से कोई बच्चा जाता है तो, और अब अमेरिका जैसे मुल्क की हम बात कर दें, कनाडा, इंग्लैंड वगैरह की, तो ये तो बहुत एडवांस ममालिक हैं, तो अब यूनिसेफ इन लोगों को भी कह रहा है कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है पोलियो की। देखिए बच्चे जो होते हैं ना वो दुनिया में हर तरह एक ही होते हैं, एडवांस हो या नॉन एडवांस हो। तो हम बिल्कुल एक्चुअली हमारी यूरोप की जो हमारा इकार रीजन है यूनिसेफ का, वी केटर टू ऑल ऑफ दीज यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि मैं अभी 2022 में इकार में ही देख रही थी। Okay. सो देयर आर अबाउट 18 कंट्रीज, इकार है ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ठीक है। ठीक। तो जिसमें आपकी सारी यूरोपियन कंट्रीज आती हैं, फ्रॉम यूके टू यूक्रेन, जब तक जहाँ तक रशिया है, और फिर आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी आती हैं जिसके अंदर तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अज़रबैजान, ये सारी कंट्रीज भी आती हैं। तो बिल्कुल यहाँ प्रोग्राम्स चल रहे हैं और इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, पोलियो के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। ये तो इजीली एक्सेप्ट कर लेते होंगे ना ये ममालिक तो? नहीं, बल्कि आपको बड़ी हैरानी होगी कि मुझे बड़ी हैरानी हुई थी और मेरे लिए ये बड़ी अवेकनिंग थी। और मुझे याद है कि मैं अभी रिसेंटली अपनी एक कॉलीग से ही बात कर रही थी, जो हेडक्वार्टर जिनीवा में ही होती हैं, लेकिन वो भी पाकिस्तानी है, वो बलोचिस्तान की टीम की हेड होती थी। और मैं उनसे यही कह रही थी, मैंने कहा यार हमारा पोलियो प्रोग्राम तो दुनिया में हम बहुत आगे हैं भाई, मतलब हम वैक्सीनेशंस नेक्स्ट लेवल पे कर रहे हैं। चले हम किसी बात में तो आगे अच्छे नहीं, मानों वाकई में हमारा हेल्थ सिस्टम बुरा होगा फायजा, लेकिन जो हमारा हेल्थ प्रोवाइडिंग सिस्टम है ना, वो सब है। हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स जिस तरह जच्चा बच्चे का ख्याल रखती हैं, जिस तरह हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स जा जा के देखती हैं, लोगों को दवाइयाँ देती हैं, और बेशक बड़े हों, छोटे हों या बच्चे हों, हर एक को ट्रीट आपको करती हैं। ये प्रोग्राम नहीं मिलते हैं दुनिया में। वहाँ तो बहुत लो है इम्यूनाइजेशन रेट, मतलब आप देखें एडवांस कंट्रीज में बहुत एडवांस, मैं आपको मोल्डोवा, लिथुआनिया, जर्मनी, इन कंट्रीज में 60% भी नहीं है इम्यूनाइजेशन रेट। 60% से कम ही बच्चों ने दवाइयाँ शवाइयाँ और वैक्सीनेशंस करवाई हुई होती हैं। उनके अलग मसले, वो उनकी मॉडर्नाइजेशन, और वो नहीं होता फ्रीडम ऑफ चॉइस और फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारी मर्जी, जिद हमारी लाइफ है, हमारी मर्जी। एग्जैक्टली उनके और मसाइल हैं, हमारे और मसाइल हैं। हमारे ये हैं कि हमारे पास हेल्थ सिस्टम्स ही नहीं है, उनके ये मसाइल हैं कि उनके इतने एडवांस हेल्थ सिस्टम्स हैं कि उनको लगता है हम बीमार ही नहीं हो सकते। अल्लाह माफी, अल्लाह माफी। नहीं, विच इज वेरी सैड, क्योंकि देखिए बीमारी जो है ना वो मुल्क देख के नहीं आती और ना नेशनैलिटी देख के आती है। बिल्कुल। अच्छा मरियम, आप क्योंकि हमारे पाकिस्तान के हमें भी चले आज के प्रोग्राम में अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारा कुछ तो कोई सिस्टम तो बहुत एडवांस है, बहुत अच्छा है। एक और अच्छी बात आपने बताई थी, मैं चाहती हूँ कि व्यूअर्स के लिए वो भी बताएं, कि आपने कहा कि यूनाइटेड नेशंस में ज़्यादातर जितने लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं। ये बड़ी यूनिसेफ पोलियो प्रोग्राम, यूनिसेफ हाँ, इस पे मुझे बहुत खुशी हुई थी। एक्चुअली इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग फायजा, बट राइट नाउ करेंटली जो इस वक्त यूनिसेफ पोलियो चीफ है, जो वर्ल्ड पोलियो चीफ जो इस वक्त न्यूयॉर्क में, शी इज़ अ पाकिस्तानी, शीबा गानी। जो हमारे डिजिटल कॉम्स के हेड हैं, both of them are Pakistanis, अदनान and काशान। Then जवाहिर, यही मैं जिनकी बात करी थी, जो हमारी बलूचिस्तान की टीम को हेड करती थी, जवाहिर, she is at the Geneva headquarters, she is also a Pakistani, I am also a Pakistani। तो आप सबके लिए तालियां। So वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम है ना, उसमें एक दफ़ा जो बंदा काम कर लेता है ना, दुनिया में आपको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ वेरी टफ एरिया टू वर्क। It's a very very tough area for multiple reason। हमारी रिलीजियस, हमें रिलीजियस तो हर चीज को कैटर करना है ना। हाँ, हमें रिलीजियस भी बैक थ्रॉटल होता है, हमें एथनिक भी बैक थ्रॉटल हो जाता है, हमें सोशली भी देखना पड़ता है, हमें पॉलिटिकली भी देखना पड़ता है। फिर जी हम आर्मी कंटोनमेंट में जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, हमने, और पहाड़ पे चढ़ सकते हो, नहीं चढ़ सकते हो। अब आप जो लोग नॉर्थ में रहते हैं, अब 6-6 हज़ार मीटर की बुलंदी पे अगर एक गाँव है और बर्फ अगर यहाँ तक है, तो आपका बंदा जाएगा, बेशक उसको 2 दिन लगे एक बच्चे को कुछ केटर करने के लिए। ये इस तरह की जब आप एनवायरनमेंट में काम कर लेते हो ना, एंड देन व्हेन यू गो आउट इन द वर्ल्ड, आपको तो काम ही नहीं लगता। आपको लगता है कि हम तो हीरो हैं, हम चुटकी में जाके कर लेने वाला तो काम। नहीं, माशाल्लाह पाकिस्तानी, स्पेशली फॉर यूनिसेफ, स्पेशली इन द पोलियो प्रोग्राम एंड इन द हेल्थ प्रोग्राम, पाकिस्तानीज आर वेरी रेवर्ड। उनको बहुत माना जाता है, उनकी बहुत इज्जत की जाती है। हम लोगों की
हमारे मशवरों को बहुत सीरियसली लिया जाता है और यूजुअली हम स्ट्रैटेजी मेकिंग और ट्रेनिंग्स में होते हैं। तो जैसे मैं इस वक्त आई एम अ स्पेशलाइज्ड ट्रेनर, तो दैट्स व्हाट आई डू। एंड इसी तरह बाकी भी जो लोग हैं वो स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी मेकिंग लेवल पे हैं। दे आर नॉट वर्कर्स, बिकॉज उनको ये समझ आ गई है कि अच्छा अगर ये कह रहे हैं ना तो बस फिर ये हो जाएगा, ये तजुर्बाकार ये हो तजुर्बाकार गया। है। अच्छा मरियम, क्योंकि आपने इतना सारा टाइम इधर काम किया माशाल्लाह, तो अगर ये पूछूं कि वैसे तो मेरा ख्याल है कि शायद कोई भी हमारी हुकूमत हो पोलियो को लेके तो काफ़ी सीरियस रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम किसके दौरे हुकूमत में हुआ? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए पॉलिटिकली ना जो आपका हेल्थ सिस्टम होता है या कोई भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड सिस्टम होता है, एजुकेशन हो जाए, हेल्थ हो जाए, सोशल डेवलपमेंट हो जाए, उसका पर से हुकूमती इदारों के चलाने वाले से फ़र्क पड़ता है, हुकूमतें बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल प्रोग्राम, इट इज़ एन एडमिन प्रोग्राम। सो रिगार्डलेस के कोई भी आपका बंदा ऊपर आ जाए, ये काम नहीं रुकने, ठीक है। आप जो हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऊपर ला के बिठा दें, ये काम चलते रहेंगे। हाँ, ये हमने ज़रूर देखा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मैनिफेस्टोज होते हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट को, एजुकेशन सिस्टम डेवलपमेंट को। वी सॉ इट प्राइमरीली एंड ह्यूजली इन पीपल्स पार्टी के दौर में। आपके जो हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं ना, वो उनके बजट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, उनको फ्लरिश भी बहुत किया जाता है। इमरान खान के ज़माने में भी हमने ये देखा था दैट हेल्थ को बहुत ज़्यादा इन लोगों ने प्रायोरिटी लिस्ट पे रखा हुआ था। सो आई थिंक दीज टू, अगर आप पॉलिटिकली पूछना चाह रही हैं, लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम्स हैं। जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम्स होते हैं वो आंधी आए, तूफान आए, चलते रहे, धरना आए ना आए, उन्होंने चलते रहना है, उन्होंने बच्चों को वैक्सीनेशन करते रहनी है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ से। ठीक, और बिल्कुल ये चलते रहने भी चाहेंगे। अच्छा, एक और सवाल ये कि अभी कुछ दिन पहले शायद मैंने किसी न्यूज़ पेज पे ये खबर भी पढ़ी बाहर की तरफ से, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं इसलिए मैं मेंशन नहीं करूँगी कि मैं गलत रिपोर्टिंग कर रही हूँ, कि उनका कहना था कि वो कोई गोरे साहब भी थे जो कि ये कह रहे थे कि कोविड के बाद एक और बहुत बड़ी बीमारी भी आने वाली पाकिस्तान दुनिया में, मतलब सॉरी पाकिस्तान में। तो ऐसा भी कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन है? कोविड के बाद हम मतलब किस किस चीज़ का इंतज़ार करें कि अब हमें क्या क्या हो सकता है? देखिए कोविड जो था ना वो एक बहुत बड़ा आई ओपनर था कि हम अल्लाह के निज़ाम में ना बड़े एक छोटी सी मखलूक हैं, और जब वो हिलता है ना तो फिर हम हिल जाते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हमें कुछ इस तरह की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, एंड ऑफ कोर्स यू नो आई कैन नॉट, मैं तब तक कुछ नहीं कहना चाहूँगी जब तक कोई साइंटिफिकली चीज़ या ऑथेंटिकली कोई चीज़ हो। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी फ़ायज़ा कि दुनिया बहुत बदल गई है। कोविड वाज अ बिग आई ओपनर। हम लोगों को ना हमारी प्रायोरिटीज़ शिफ्ट होने वाली हैं, हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस होने वाली हैं। हम लोगों को अपनी इन्वायरमेंट पे, हमने अपनी जो इर्द गिर्द के माहौल है, क्लाइमेट पे, बहुत सारी चीज़ें ये फैक्टर करती हैं कि किस तरह वायरस और बैक्टीरियाज ग्रो कर रहे हैं। हम लोगों ने ना समझा है कि अल्लाह ने बस ये दुनिया दे दी है और हम अब इसका जो बेड़ा गर्क करें। लेकिन यही होता है कि देखें, जब आप नेचर के साथ खेलेंगे ना, तो फिर जब नेचर आपके साथ खेलती है आप संभाल नहीं पाते। बेशक वो अर्थक्वेक हो, बेशक वो फ्लड्स हो जिस तरह पिछली तरह हुआ, जिस तरह ये कोरोना वायरस हो, आपको ये बड़ा कॉग्निसेंट होना चाहिए इस फैक्ट के बारे में कि हम अल्लाह के रहमो करम पे हैं। बेशक, और बेशक उसने जो जो नेमतें हमें दी हैं हमने उसका ख्याल रखना है, हम जवाबदेह हैं। और जब आप नहीं अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखेंगे तो कोरोना क्या कुछ भी आपके साथ हो सकता है और कभी भी हो सकता है। और ख्याल रखें अपना भी, अपने चाहने वालों का भी, अपनी सेहतों का ख्याल रखें और खुशियों का ख्याल रखें। बताऊं, हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आप अपनी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ ठीक होगी तो आप ऑटोमेटिकली ना आप किसी चीज़ को भी डील कर सकते हैं। कोरोना में भी हमने देखा था कि a lot of deaths happened because people were depressed। बिल्कुल, उनको कोरोना हुआ, उनको लगा सवार कर लिया अपने आसाप पे, बिल्कुल ऐसे ही हुआ।
तो बस इन चीज़ों का ख्याल रखें। और बाकी देखें, हम तो मुसलमान हैं, हम इस चीज़ के मानने वाले हैं कि दुनिया ने ख़त्म होना है। अब किस तरह अल्लाह ने ख़त्म करना है, अब ये तो अल्लाह ही ये जाने। अल्लाह को जान। लेकिन मरियम, जिस तरह का आजकल की एनवायरनमेंट बनी हुई है, हमारे इर्द गिर्द हमारा सारा माहौल है, तो कैसे है कि हम डिप्रेशन से दूर रहें? बस जी, आप दुआ ही कर सकते हैं। आप तो हम उम्मीद कर सकते हैं और दुआ करें कि मरियम प्राइम मिनिस्टर बन जाए। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, आप सब देखने वालों का शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाजत अगले प्रोग्राम तक के लिए। तब तक अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।